हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिंडनबर्ग अडानी इश्यू। देखिए, काफी क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछे गए थे और कमेंट सेक्शन में बहुत लोगों ने हिंडनबर्ग हिंडनबर्ग कर रखा था। तो फाइनली इसके ऊपर वीडियो बना देते हैं। वीडियो काफी लंबी होने वाली है क्योंकि इसमें डीप इनसाइट के बारे में अगर बात नहीं करेंगे तो ओवरऑल तो इश्यू का आपको पता ही है। आपको डिटेल में टॉपिक चाहिए था तो थोड़ी लंबी ये वीडियो जाएगी। अगर आपके पास टाइम है तो देखिए, नहीं तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। दोस्तों, ये उससे पहले मैं अपनी छोटी सी इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। ये मेरा नाम है, पीओ पोस्टेड था मैं ओबीसी बैंक में, उससे पहले बैंक ऑफ बड़ौदा हरियाणा ग्रामीण बैंक में मेरा सिलेक्शन हुआ था एज ए पीओ। और एमओडी में मैं प्रेजेंटली जॉब कर रहा हूँ। तो सबसे पहले तो इनसाइट देख लेते हैं हमें क्या इस वीडियो के बाद मिलने वाला है इस इश्यू के बारे में। सबसे पहले तो ये रिपोर्ट क्या है, क्या इसके अंदर एलिगेशन लगाए गए हैं, बैंकिंग के लिए कैसे रिलेटेड है ये, और दूसरा बैंकिंग से रिलेटेड टर्म क्या क्या है, अडानी के ऊपर क्या एलिगेशन लगाए हैं और उन एलिगेशन का अडानी ने क्या रिप्लाई दिया है, और कितना हद तक वो सही है कितना हद तक गलत है, क्या आपके ओपिनियन होने चाहिए, क्या आपको इंटरव्यू में बोलना चाहिए और क्या आपको इंटरव्यू में नहीं बोलना है। ये ज्यादा जरूरी है, ये खराब कर देगा इंटरव्यू। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, अगर मैं कोई भी लोकल सोर्स यूज करूंगा तो उससे ये होगा कि आपको भी डाउट रहेगा, मुझे भी थोड़ा सा ये रहेगा कि पता नहीं इन्फॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में कितनी सही है। तो विकिपीडिया की इन्फॉर्मेशन के ऊपर हम रिलाई कर रहे हैं, मोस्ट ऑथेंटिक सोर्स विच इज रिलायबल कंपैरेटिवली टू द रेस्ट ऑफ द अवेलेबल प्लेटफॉर्म्स। हिंडनबर्ग रिसर्च, सबसे पहले तो देखिए, इसमें तीन पार्टी इन्वॉल्व है। सबसे पहले हिंडनबर्ग है, दूसरे पॉइंट पे है अडानी, और तीसरे पॉइंट पे इसमें जो जिक्र होना है वो सेबी और स्टॉक मार्केट का। इसके कुछ कंसेप्ट हैं, इसके कुछ टॉपिक्स हैं, तो हम एक एक करके इनको डिस्कस करेंगे, फिर देखेंगे कि इश्यू हुआ क्या है। सबसे पहले तो हिंडनबर्ग रिसर्च एलएलसी ना, इट इज एन इन्वेस्टमेंट रिसर्च फर्म। ये वर्ड्स पे ध्यान दीजिए, इन्वेस्टमेंट रिसर्च फर्म विद अ फोकस ऑन एक्टिविस्ट। मतलब कुछ एक्टिविस्ट क्या होते हैं, किसी किसी गलत के खिलाफ जो आवाज उठाते हैं। शॉर्ट सेलिंग, बट ये तो बिजनेस की टर्म है, बट कोई बात नहीं, देखेंगे इसको। ये इस कंपनी का काम है। फाउंडेड बाय नेथन एंडरसन इन 2017। बहुत पुरानी फर्म नहीं है, और ये इनके फाउंडर हैं। इसके बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए आपको। इट इज बेस्ड इन न्यूयॉर्क सिटी। मतलब ये कंपनी अमेरिकन है, बट ये जो सिटीजन है ना वो इजरायली है। नेम्ड आफ्टर 1937 हिंडनबर्ग डिजास्टर। एक डिजास्टर हुआ था, इसके बारे में अगर पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लो, बट बैंकिंग के अकॉर्डिंग रेलेवेंट नहीं है। जितनी आप वीडियो देखोगे ना, 5 से 7 मिनट हिंडनबर्ग डिजास्टर के ऊपर ले जाएंगे, क्या था क्यों था। कुछ नहीं था यार, एक बलून था, गुब्बारा था बहुत बड़ा सा, हाइड्रोजन भरी हुई थी, इसके ऊपर 100 लोग बैठे थे, ये फट गया, 35 लोग मर गए। ये बहुत बड़ा डिजास्टर था और इसको मैन मेड डिजास्टर कहा गया है। मैं इंसिडेंट की कोई वैल्यू कम नहीं कर रहा हूँ, बट मैं बैंकिंग के अकॉर्डिंग इसकी रेलेवेंस बता रहा हूँ बस। ठीक है। तो ये जो नेथन एंडरसन है ना, इसको कैरेक्टराइज करते हैं एज ए ह्यूमन मेड अवॉइडेबल डिजास्टर। ये बचाया जा सकता था, जरूरी नहीं था उसके अंदर ये सब करना। द फर्म जनरेट्स पब्लिक रिपोर्ट। ये ना फर्म क्या करती है, पब्लिक रिपोर्ट जनरेट करती है वाया इट्स वेबसाइट दैट एलिजेस कॉर्पोरेट फ्रॉड। जो भी कॉर्पोरेट फ्रॉड हो रहे हैं, फाइनेंशियल फ्रॉड हो रहे हैं, और ये ना माल प्रैक्टिस के सेंस में आप यूज कर सकते हो इस वर्ड को। कंपनीज दैट हैव बीन द सब्जेक्ट ऑफ देयर रिपोर्ट्स इंक्लूड अडानी ग्रुप। हमारे लिए ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया, नहीं तो ये कंपनी तो 2017 से चल रही थी। हमारी रेलेवेंस अडानी ग्रुप की वजह से है। ये निकोला अपनी फर्म नहीं है, इनके इससे पहले इसी तरह की काफी काफी जो चीजें हैं, वीडियोज में देखोगे आधे घंटे तक आपको ये एक्सप्लेन करते रहेंगे, आपके लिए कोई रेलेवेंट नहीं। इससे पहले किसको एक्सपोज किया उन्होंने, ठीक है। वो जेनरिक इन्फॉर्मेशन के लिए ठीक है, बट बैंकिंग के लिए कोई ज्यादा जरूरी नहीं है। दीज रिपोर्ट्स ऑल्सो फीचर डिफेंसेस ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ शॉर्ट सेलिंग। इसके बारे में भी ये बताते हैं, एंड हाउ, क्योंकि इनका काम है तो इसको डिफेंड करेंगे ये। एंड हाउ दे प्ले अ क्रिटिकल रोल, ये लोग कैसे क्रिटिकल रोल प्ले कर रहे हैं इन एक्सपोजिंग फ्रॉड एंड प्रोटेक्टिंग इन्वेस्टर्स। भाई, इन्वेस्टर कौन हो सकते हैं, बड़े इन्वेस्टर, छोटे इन्वेस्टर। बड़े इन्वेस्टर हैं कॉर्पोरेट कॉर्पोरेट हाउसेज या बिजनेसमैन, या HNI हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, या फिर शेयर मार्केट का कॉन्सेप्ट आने के बाद तो हर कोई इन्वेस्टर है, मैं आप हर कोई। वाइल होल्डिंग शॉर्ट पोजीशन इन द कंपनी बिफोर पब्लिशिंग रिपोर्ट। भाई, अपना धंधा भी चलाना है ना। मार्केट में रिपोर्ट पब्लिश करने से पहले ही अपनी शॉर्ट पोजीशन मेंटेन कर रहे हैं, होल्ड कर रहे हैं उसको। क्या होती है शॉर्ट सेलिंग, अभी बताएंगे, टेंशन ना लो, इतने बेसिक में बताऊंगा, सब समझ आ जाएगा आपको शॉर्ट सेलिंग क्या होती है। उससे पहले हिंडनबर्ग के बारे में पूछ पढ़ लेते हैं थोड़ा। क्या है ना कि उसके मन में, हमें नहीं पता इंटरव्यूअर के दिमाग में क्या चल रहा है, वो पता नहीं क्या पूछ के खड़ा हो जाए, तो हमें जितना हो सकता है प्रिपेयर करना है उसको।
ठीक है, ये इनका लोगो है, इधर रेड से का कुछ बना रखा है इन्होंने। प्राइवेट फर्म है, 17 में बनी थी, 6 साल पुरानी है ये। ये जो इसके फाउंडर है ना, वो नेथन एंडरसन है। हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क सिटी में है इसका। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कुछ दिन पहले तक 5 से 10 एम्प्लॉय दिखा रहे थे, अब एकदम से 125 पता नहीं क्यों हो गए, कहाँ से आ गए एकदम से लोग। या हो सकता है विकिपीडिया ने ये पुरानी अपडेट उठाई थी, अब क्योंकि मुद्दा हाईलाइट हो गया तो इसने अभी इनके एम्प्लॉयज भी चेक कर लिए। वेबसाइट इनकी ये है, डिटेल में पढ़ना चाहो इनकी वेबसाइट पे चले जाना, पूरी रिपोर्ट पब्लिश कर रखी है। अपने को नहीं पढ़नी है भाई इतनी लंबी, अगर रिपोर्ट पढ़ेंगे और हिंडनबर्ग अगर मान लो क्वेश्चन ही नहीं पूछा गया तो क्या करेंगे फिर उस रिसर्च का। अब बात करते हैं इसके ऑपरेशन क्या है। हिंडनबर्ग रिसर्च प्रिपेयर्स इट्स इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट ऑन ए टारगेट कंपनी। किसी कंपनी को पकड़ते हैं, टारगेट करते हैं, 6 महीने 1 साल तक उसके ऊपर काम करते हैं, एक पब्लिक रिकॉर्ड। और मतलब जितने भी डॉक्यूमेंट ये ला सकते हैं या एम्प्लॉयज से बात करके, तो ये कोशिश करते हैं जितनी जगह से डॉक्यूमेंट उठा के ला सके, एज ए प्रूफ प्रेजेंट कर सके, क्योंकि इनका सारा गेम इस बात पे चलता है कि इनकी इंफॉर्मेशन कितनी सही रहती है। नहीं तो सामने वाले का नुकसान बाद में होगा, इनका पहले होगा। क्यों होगा वो अभी बताते हैं। द रिपोर्ट इज देन सर्कुलेटेड टू द हिंडनबर्ग लिमिटेड पार्टनर्स। देखिए, सबसे पहले डॉक्यूमेंट इकट्ठे करते हैं और हिंडनबर्ग के ना पार्टनर्स के साथ काम करती है, इसके जो भी इसके प्रोमोटर हैं, इन्वेस्टर्स हैं, जिनके साथ भी डील करती है, उनको ये रिपोर्ट दे देती है पब्लिक डोमेन में आने से पहले, टुगेदर विद हिंडनबर्ग। मतलब वो इन्वेस्टर हैं, जो भी पार्टनर है, वो अपना पैसा भी लगाते हैं और हिंडनबर्ग भी अपना पैसा लगाती है। एंड दे टेक अ शॉर्ट पोजीशन। अब शॉर्ट पोजीशन शॉर्ट सेलिंग से समझ में आएगी, आगे वीडियो में है। टारगेट कंपनी में वो शॉर्ट पोजीशन लेते हैं और उससे वो प्रॉफिट जनरेट करते हैं, क्योंकि न्यूज रिपोर्ट आते ही, ये पब्लिक होते ही कंपनी गिर जाती है वो। हिंडनबर्ग टेक्स प्रॉफिट इफ द टारगेट कंपनी शेयर प्राइस डिक्लाइन। क्यों डिक्लाइन होंगे? क्योंकि अगर उनमें सच्चाई दिख रही होगी। अगर मान लो ये नहीं हुआ तो हिंडनबर्ग का और इसके पार्टनर का इतना बड़ा लॉस हो जाएगा जिसकी कोई हद नहीं है। मतलब कि एक गलत रिपोर्ट और सब खत्म, क्योंकि हर बार ये बड़ा रिस्क लेते हैं। अब की पॉइंट क्या है अपने लिए, ये इन्वेस्टमेंट रिसर्च फर्म है, फोरेंसिक फाइनेंशियल रिसर्च कंपनी है, सेम वर्ड है, कुछ गलत नहीं है। एक्टिविस्ट हैं, ये एक्टिविज्म भी कर रहे हैं और बिजनेसेस भी चला रहे हैं अपना। अच्छा, बिजनेस किस चीज पे चला रहे हैं? शॉर्ट सेलिंग पे चला रहे हैं। कॉर्पोरेट फ्रॉड जो है उनको डिटेक्ट करते हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे इन्होंने कॉर्पोरेट जो है फ्रॉड को डिटेक्ट किया है। और 45 के करीब कंपनीज को ये टारगेट कर चुके हैं आज तक। उनमें से 75% ट्रू निकली हैं, बाकी भी अंडर इन्वेस्टिगेशन है या फिर उतना हद तक प्रूव नहीं हो पाई। और इन्वेस्टिगेशन ना उन कंपनीज पे शुरू हो जाती है उसके जस्ट बाद, जैसे ये रिपोर्ट लेके आते हैं। जैसा कि अभी इंडियन पार्लियामेंट में चल रहा है, इंडियन पार्लियामेंट में जितनी भी ओपोजिशन पार्टियां वो कह रही है कि इन्वेस्टिगेट करो इस मैटर को, अडानी ये कैसे कर गया। और कल ही शायद सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को बोला है कि भैया क्या चल रहा है ये, क्या कर रहे थे आप, अपनी इसके ऊपर एक रिपोर्ट बनाओ और लेके आओ इसको। बताओ, जनता का पैसा डूब गया, पब्लिक सेक्टर का पैसा डूब गया, इन्वेस्टर्स का पैसा डूब गया, हो सकता है जज के खुद के पैसे भी लगे हुए हों तो मतलब लाइट नोट बताइए कि भाई उन्होंने भी लगा रखे होंगे। शेयर मार्केट तो सबका गेम है ना यार। अब चलते हैं जी, सारी कहानी अटक जाती है इस रिपोर्ट की शॉर्ट सेलिंग पे। क्यों हो रहा है, कहाँ से हो रहा है, ये यहाँ से समझनी पड़ेगी हमें। देखिए, शेयर मार्केट में जो भी पैसा लगाते हैं उनको तो इस बात का पता है, जो नहीं लगाते उनके लिए बता देता हूँ। मार्केट में प्रॉफिट जनरेट करने के ना, और ये ना एक बेसिक सा एग्जांपल हो सकता है इसमें ना, कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए मैं शैलो लेवल का एग्जांपल उठा लूँ। मान लो डेप्थ में जाके उसमें कई चीजें हैं, बट मुझे यहाँ से अगर मैं नहीं समझाऊंगा ना और डेप्थ में चला गया, तो वो एक ही टॉपिक के ऊपर 15-20 मिनट लग जाएंगे, उसका कोई फायदा नहीं है। देखिए देखिए, शेयर मार्केट के अंदर ना प्रॉफिट कमाने के दो तरीके हैं। या तो राइजिंग प्राइस पे कमाता है प्रॉफिट। कैसे? मान लो कोई शेयर आपने 50 रुपए का खरीदा, मतलब बाय लो एंड सेल हाई। जब वो शेयर जो है 450 का हो जाए उसको बेच दो। ये बेचोगे तो आपको 400 रुपए का नेट गेन हो गया। बहुत सारी फी इन्वॉल्व होती है, बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती है, उनको छोड़ देते हैं, ओवरऑल समझते हैं एक बार, 400 रुपए का प्रॉफिट हो गया। दूसरा तरीका होता है एक और, ये तो वो होता है कि जो राइजिंग मार्केट में पैसा कमाते हैं। कुछ लोग फॉलिंग मार्केट के अंदर भी पैसा कमाते हैं। कैसे? जब किसी शेयर का प्राइस फॉल होता है तो ये शॉर्ट सेलिंग करते हैं। और ये सारे का सारा ना इंफॉर्मेशन का गेम होता है, क्योंकि यहाँ ना नुकसान बहुत ज्यादा हो जाता है। देखिए, बढ़ेगा तो नहीं बढ़ेगा, मान लो 50 की बजाय ये 70 का भी हो गया तो भी कोई ज्यादा नुकसान नहीं है। ये 55 का हो गया तो भी कोई नुकसान नहीं है। 50 का भी रहा काफी दिन तक तो भी कोई ज्यादा नुकसान नहीं है। 45 का है तो भी कोई नुकसान नहीं है। बट शॉर्ट सेलिंग तो गेम ही ये है कि आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन, आपको पक्का पता है कि शेयर प्राइस गिरेगा, कुछ ना कुछ होगा, इनके पास इन्फॉर्मेशन है। जो हिंडनबर्ग है ना, वो ये गेम खेल रही है। अब बात करते हैं कैसे ये काम होगा।
चलिए एक बार के लिए मान लेते हैं आज 10 तारीख है, ठीक है, 10/2/2023। आपके पास एक इंफॉर्मेशन आई, आपके पास ही आई, मार्केट में चलेगी तो उस इंफॉर्मेशन की कोई वैल्यू नहीं है। आपके पास एक इंफॉर्मेशन आई कि जी ये मान के चलो 22 तारीख को, जिस दिन आप इंटरव्यू से फ्री हो जाओगे, 22 तारीख को इस किसी शेयर का, मान लो अडानी का ही शेयर गिरने वाला है। मतलब आपके पास ये इंफॉर्मेशन है और कोई मार्केट में स्टैटिस्टिक्स अवेलेबल नहीं है, सिर्फ आपके पास इंफॉर्मेशन है। तो आपने क्या किया, आप अपने ब्रोकर के पास गए और ब्रोकर से आपने एक शेयर ले लिया। आपने शेयर लिया है, ठीक है, एक शेयर ले लिया अडानी का, और मान लो उस शेयर की वैल्यू है आज 1000 रुपए। आपने उसको अभी तक पैसे नहीं दिए हैं, आपने कहा जी शेयर ले रहा हूँ, शेयर आपको वापस दे दूंगा। समझ गए? बहुत डीप कॉन्सेप्ट है, डीप में जाओगे ज्यादा लंबा हो जाएगा। सिंपल करके समझते हैं। आपने इससे एक शेयर लिया, 1000 रुपए का ले लिया आपने, और अभी तक उधारी है आपके ऊपर। अभी क्या हुआ, जैसे ही लिया आपने इसको बेच दिया। अभी तक उधार का था बट आपने बेच दिया, बेच के आपको 1000 रुपए मिल गए। अभी क्या हुआ, क्योंकि आपके पास इंफॉर्मेशन थी, इसका रिटर्न करने का एक टाइम होता है, वो एक लंबे लंबे प्रोसीजर, उनको बाद में समझेंगे। इसका रिटर्न करने का टाइम आना था, अभी रिटर्न करना था। 22 तारीख को आपकी न्यूज के अकॉर्डिंग मार्केट का जो है शेयर प्राइस गिर गया। अब आपके पास शेयर नहीं है, अब आपके पास पैसे हैं, और वो शेयर गिर के पहुंच गया 300 रुपए का। अब आपने वो शेयर खरीद लिया 300 रुपए का। अब क्या हुआ इस कहानी में, और ये शेयर ना आपने इसको ब्रोकर को वापस दे दिया, 300 रुपए वाला शेयर, क्योंकि शेयर तो शेयर होता है भाई। ऐसा तो नहीं है ना कि आपने पैसे उधार लिए थे कि 1000 के 1000 वापस करेंगे, एक शेयर हो डेढ़ शेयर हो, आपने शेयर लिया था, शेयर वापस दे दिया, क्योंकि आपको पता था ये सस्ता होएगा जाके। आपने उधार लिया महंगे में, और आपने उसको वापस दिया सस्ते में। यही सारा शॉर्ट सेलिंग होता है, इसी तरह से प्रॉफिट कमाया जाता है। अब ये तो था एक शेयर और 1000 रुपए की बात थी। अब जब करोड्स की इन्वेस्टमेंट होती है, बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट होती है, तो आप आइडिया लगा सकते हो इसमें कैसे करेगा। और इन्होंने ये जब जब किसी का प्रेडिक्ट करते हैं ना, ये पहले एक फिगर भी देते हैं, इसका शेयर 70% से गिरेगा, 80% से शेयर गिरेगा। अडानी के बारे में अडानी के बारे में इन्होंने कहा है 85% तक इसके शेयर गिर सकते हैं। तो सोचिए कितना प्रॉफिट जनरेट कर लेंगे अगर ये सही हुए तो। बट अगर ये सही नहीं हुए तो लॉस भी उनका जबरदस्त होएगा। अब हर किसी से इन्होंने शेयर उठा लिया है, और वो डाउनफॉल का जो रेट है ना, वो इनको पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो हिंडनबर्ग इसी पे काम कर रहा है कि इनकी खबर एक्यूरेट निकले, नहीं तो ये खुद डूब जाएंगे। इसके पार्टनर इसी बेस पे काम कर रहे हैं कि एक्यूरेट हो, नहीं तो ये खुद डूब जाएंगे, और प्रॉफिट का तो सवाल ही नहीं पैदा होएगा। ठीक है, अब शॉर्ट सेलिंग को ना थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं उसमें, जो कि आपकी विकिपीडिया की लैंग्वेज है। इन फाइनेंस, बीइंग शॉर्ट इन एन एसेट मींस इन्वेस्टिंग इन सच अ वे दैट द इन्वेस्टर विल प्रॉफिट। जो इन्वेस्ट करने वाला है ना, उसको प्रॉफिट होगा इफ द वैल्यू ऑफ द एसेट फॉल्स। यही समझाया शायद मैंने। दिस इज द ऑपोजिट ऑफ मोर कन्वेंशनल लॉन्ग पोजीशन। वो लॉन्ग पोजीशन है वो 50 का 450 वाला, वेयर द इन्वेस्टर विल प्रॉफिट इफ द वैल्यू ऑफ द एसेट राइजेज। अगर पैसे, मतलब आपके शेयर की प्राइस बढ़ती है तब जो कमाते हैं। तो शॉर्ट सेलिंग और जो लॉन्ग सेलिंग जो है, वो टोटल ऑपोजिट कॉन्सेप्ट होती है। एक में तब कमाओगे जब आप पैसा कमा रहे हो, मतलब जब शेयर का प्राइस बढ़ रहा है, और दूसरे में जब शेयर का प्राइस कम हो रहा है। अब ये है कि भैया हमें नहीं पता हिंडनबर्ग का, आपको यहाँ से ही मैं अवॉइड करने के पॉइंट बता देता हूँ, आपको वार्निंग दे रहा हूँ ये मैं। इन पॉइंट से बचना, नहीं तो नुकसान कर बैठोगे इंटरव्यू के अंदर। पहली, पुटिंग योर ओपिनियन ऑन अडानी। आपके अडानी के बारे में पॉजिटिव नेगेटिव जो भी ओपिनियन है उसको मत ठूस देना। जो भी मार्केट में नॉलेज है न्यूट्रल होके बस वो बतानी है। किसी भी तरह से गुजरात पीएम कनेक्ट, अडानी कनेक्ट, एंटी वाले हैं पीएम को अडानी के साथ कनेक्ट कर देंगे, मत करना ये गलती। पॉलिटिकल फंडिंग है इस वजह से ये सब होता है, मत बोलना। गवर्नमेंट रीजंस ऑफ एसबीआई, गवर्नमेंट ने एसबीआई एलआईसी की फंडिंग क्यों करवाई, मत बोलना। इस तरह के पॉइंट मत यूज करना कि गवर्नमेंट का इंक्लिनेशन है ना, ये बोला और आपका पॉइंट गया। सेबी बकल्ड अंडर द प्रेशर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मत बोलना। ईडी, सेबी, सीबीआई, आरबीआई, स्टॉक मार्केट, इनके बारे में कोई कंट्रोवर्शियल रिमार्क नहीं देना है, कुछ भी प्रूव नहीं हुआ है दोस्त। और अपनी यहाँ इंडिया में एक पॉलिसी है कि जब तक गुनाह साबित नहीं होता, तो वो उसको आप गुनहगार नहीं बना सकते, वो बेगुनाह रहेगा तब तक। जब गुनाह साबित हो जाएगा तब उसको गुनहगार कहोगे आप। ठीक है,
और रिमार्क एंड काउंटर रिमार्क ऑफ अडानी एंड हिंडनबर्ग, वो उसने उसको क्या बोला, उसने उसके बदले में क्या बोला, इनसे अपने को कोई लेना देना नहीं है, उन पॉइंट्स को हमने यूज नहीं करना है। हाँ, जो लॉजिकल एक्सप्लेनेशन इसने दी है और जो इसने दी है वो बस हमें उन पे बात करना है। आपको फोकस किन चीजों पे करना है? जितनी पढ़ते जाओगे इस राम कहानी में कुछ नहीं निकलना है। अब बात करो आप स्टॉक मार्केट की, शेयर मार्केट की, आईपीओ क्या होते हैं, एफपीओ क्या होते हैं, शेयर्स क्या होते हैं, बॉन्ड्स क्या होते हैं, इनके बीच में डिफरेंस क्या है। 2-2 मिनट की भी अगर गूगल सर्च करोगे ना, पूरा पढ़ लोगे इनके बारे में, क्योंकि अगर ये छोटी छोटी चीजें भी बताने लग गया तो वीडियो ना 2-3 घंटे पे चली जाएगी। दूसरा, ये जस्ट एलिगेशन है, कुछ भी अभी तक कोर्ट ऑफ लॉ में प्रूव नहीं हुआ है, और वो ही पॉइंट, जब तक प्रूव नहीं हुआ है आप उसके बारे में उसको गुनहगार नहीं कह सकते हो। तो चलिए अब बात करते हैं कि इस कहानी में रिपोर्ट में कहा क्या गया है। अब रिपोर्ट के ऊपर आते हैं। अभी तक तो ये मुद्दा चल रहा था कि वो हिंडनबर्ग क्या कर रही है और क्या है क्या नहीं है, उसके ऊपर चल रहे थे। 25/1/2023 को हिंडनबर्ग वाले जागते हैं, एक 106 पेजेस की एक रिपोर्ट बनाते हैं। 88 क्वेश्चन इसमें अडानी से पूछे जाते हैं और कहते हैं जी 2 साल से मेहनत कर रहे हैं, जवाब दो। उसका रीजन क्या है? एफपीओ आने वाला था अडानी का, शॉर्ट सेलिंग इनको करनी थी, पहले इन्वेस्टर को बता चुके थे, मार्केट गिरी, इन्होंने प्रॉफिट अपना जनरेट कर लिया। अब आते हैं कि ये रिपोर्ट का टाइटल क्या है। हो सकता है सिंपल सी यही चीज पूछ ले, आपका टाइटल क्या था, हालांकि आपको इतना बड़ा याद करना जरूरी नहीं है, बट आपको ये तो बताओ क्या लिखा था टाइटल में। रिपोर्ट के टाइटल में लिखा था अडानी ग्रुप, हाउ द वर्ल्ड्स थर्ड रिचेस्ट मैन इज पुलिंग द लार्जेस्ट कॉन इन द कॉर्पोरेट हिस्ट्री। कैसे दुनिया का सबसे तीसरा अमीर आदमी कॉर्पोरेट जगत की सबसे बड़ी ठगी कर रहा है, ये इसका हिंदी में टाइटल था। अब अडानी और इंडिया के रेफरेंस में ना, इन यहाँ पे एक चीज थोड़ी यूनिक हुई है इनके साथ। अभी तक क्या था कि ये शेयर मार्केट में खेलते थे, जब भी ये पैसा लगाते थे हिंडनबर्ग वाले। बट क्योंकि इंडिया में इनके किसी भी एसोसिएट के पास या जो भी इनके पार्टनर्स हैं उनके पास लाइसेंस नहीं था बाय और सेल करने का स्टॉक्स को, तो ये बॉन्ड्स में किया इन्होंने। वही काम वहां होता है, वही काम वहां होता है। बॉन्ड्स इश्यू किए जाते हैं, कॉर्पोरेट बॉन्ड पढ़ लेना इसके बारे में थोड़ा सा, 2-4 मिनट इसके ऊपर इन्वेस्ट कर लेना। बाकी कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। जो नुकसान हुआ है वो भी यहाँ से भी होना है, जो फायदा होना है वो यहाँ से भी होना है। प्रोज एंड कॉन्स क्या है? शेयर्स की फिर लिमिट है, बट यहाँ अगर फायदा होगा तो उसकी भी कोई लिमिट नहीं है, और नुकसान होगा तो भी उसकी कोई लिमिट नहीं है। दोनों एंडलेस है, शेयर मतलब बॉन्ड मार्केट में। अच्छा, शेयर मार्केट में जो है इंडिया में जो है वो चेन इफेक्ट आया है, बट मेन इफेक्ट पड़ा है वो बॉन्ड मार्केट में पड़ा है। ठीक है, आपको उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, ये बस वैसे बता रहा हूँ कि बाई चांस अगर ये चीजें पूछ ली जाए। बॉन्ड्स क्या होते हैं? कॉर्पोरेट बॉन्ड होते हैं जी, यूज्ड फॉर लोन्स। भाई, अडानी के बॉन्ड्स किसी ने खरीद लिए, वो बंदा उन बॉन्ड्स को यूज करता है कि जब कभी लोन लेना होगा तो मोर्टगेज करवाने के लिए एज अ सिक्योरिटी उन बॉन्ड्स को रख देता है। अगर बॉन्ड की वैल्यू गिरती है, मान लो कि मैंने 100 रुपए का लोन लेना है मेरे पास, मान लो, और 100 रुपए के लोन के लिए उन्होंने कहा जी 25 रुपए के आपके बॉन्ड दिखाने पड़ेंगे कोई ना कोई। मैंने अडानी के 25 रुपए के बॉन्ड दे दिए, बट कल को अगर इस 25 रुपए की वैल्यू गिर जाती है किसी तरह से, तो मेरा बैंक मेरे को कहेगा ना कि भाई तेरी 100 रुपए के लोन दे रखे, 25 रुपए की सिक्योरिटी जो थी वो तो तेरी जीरो होगी, या 10 रुपए की होगी तो 15 रुपए की एडिशनल सिक्योरिटी दो मुझे, या फिर 25 के 25 की दो अगर बॉन्ड वैल्यू जीरो होगी है। तो क्रेडिट स्विस जो ग्रुप है, जो सबसे बड़ा बैंक का ग्रुप है, उसने जीरो लैंडिंग वैल्यू कर दी है अडानी के बॉन्ड की। ये अब हिंडनबर्ग के कॉन्सिक्वेंसेस थे, इफेक्ट थे, चेन इफेक्ट थे, डोमिनोज इफेक्ट थे ये, कि उन्होंने जीरो लैंडिंग वैल्यू कर दी है। अब अडानी बॉन्ड पे ना तो लोन मिलेगा, या फिर बहुत ही डेप्रिशिएटेड वैल्यू मिलेगी। 100 रुपए का बॉन्ड है तो उसको हो सकता है 20 रुपए की सिक्योरिटी की तरह काउंट किया जाए। ये सिर्फ एक बैंक ने किया है, और कई जगह रेटिंग डाउन कर दी है इसकी। ना तो नया लोन मिलेगा, और जो एग्जिस्टिंग लोन भी ले रखे हैं उनके ऊपर भी आपको हो सकता है एडिशनल सिक्योरिटी देनी पड़े। तो चलिए अब चलते हैं अगले पे। इसके इफेक्ट क्या हुए? इफेक्ट ये हुआ जी, गौतम अडानी जो थे वो थर्ड रिचेस्ट थे, वो 22वीं पोजीशन पे आ गए। अभी एलिगेशन क्या लगाए हैं वो बात करनी बाकी है, मैं अभी तक अपर लेवल पे जा रहा हूँ, एलिगेशन अभी लास्ट में लेके आएंगे कि क्या क्या एलिगेशन है। इफेक्ट ये पड़ा, गौतम अडानी जो थर्ड रिचेस्ट थे आज के दिन वो 22वीं पोजीशन पे आए हैं। आई जस्ट चेक डेट। शेयर प्राइस अडानी ग्रुप कंपनीज का ना 50 to 70% गिर गया हर एक कंपनी का, और इन्होंने जो आइडिया दिया है ना कि 85% तक गिर सकता है। अडानी ग्रुप को अभी तक $100 बिलियन प्लस का नुकसान हो चुका ऑलरेडी। इन्वेस्टर का कितना लॉस हो चुका है?
कोई एग्जैक्ट फिगर नहीं मिली, बट 7 दिन पहले की एक दो न्यूज़पेपर की एग्जैक्ट फिगर्स थी। 10 लाख करोड़ इन्वेस्टर का पैसा डूब चुका है। कितने दिन पहले? 7 दिन पहले। अब 7 दिन के बाद क्या हो गया उसकी फिगर नहीं मिली, तो नुकसान का आइडिया आप लगा सकते हो। एसबीआई और एलआईसी का 1 लाख करोड़ प्लस का नुकसान हो गया, क्योंकि इन्होंने अडानी ग्रुप के अंदर इन्वेस्ट किया था, लोन नहीं दिया। मतलब लोन दिया वो एक अलग चीज है, लोन तो क्या है कि उसके बदले में वो काम कर रहे हैं, आपने उसकी किस्तें बना रखी, वो तो वापस आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा वो एक अलग चीज है। बट इन्वेस्टमेंट ये होता है कि आपकी कंपनी का मान लो 4% मैंने ले लिया, तो अब इस हिस्सेदारी के बदले में आपने पैसा दिया था, ये अपना पैसा पकड़ो और 4% एस बी आई एल आई सी के नाम कर दो। ठीक है, उस इन्वेस्टमेंट पे इनको 1 लाख करोड़ प्लस का नुकसान हो चुका है। 7 दिन पुरानी फिगर है ये भी। अब जीडीपी पे भी इफेक्ट आएगा, ये सारे इफेक्ट की बात कर रहा हूँ मैं अभी तक, क्योंकि हो सकता है सिर्फ आपसे ये पूछा जाए इंटरव्यू के अंदर कि एसबीआई अडानी, जो भी ये अडानी की और हिंडनबर्ग की कंट्रोवर्सी हुई है, इसके बाद इफेक्ट क्या क्या पड़ा, और खास करके ये पॉइंट बहुत रेलेवेंट हो जाता है। ठीक है, अब उसके बाद एक और इफेक्ट पड़ा, एफपीओ आने वाला था, 48 घंटे पहले ये रिपोर्ट आ गई। एफपीओ का साइज क्या था? 20,000 करोड़। एफपीओ क्या होता है? फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग या ऑफर। अब इसके लिए पहले आपको आईपीओ का पता होना चाहिए। जब भी कोई कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट होती है, तो अपने शेयर वो आईपीओ के थ्रू इश्यू करती है, और कोई ना कोई स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू या दोनों एक्सचेंज के थ्रू, एनएसई बीएसई के थ्रू इसको लिस्टिंग करी जाती है, लोगों को शेयर मिलते हैं, आईपीओ निकलता है, और लोगों के पास इसकी शेयर होल्डिंग चली जाती है, तभी वो पब्लिक कंपनी बोली जाती है। वो कंपनी के जो शेयर जो लोगों के पास आ गए, अब उसकी ट्रेडिंग शुरू हो जाती है। जब कोई कंपनी आईपीओ ऑलरेडी इश्यू कर चुकी है, उसके बाद वो फिर से मान लो शेयर्स इक्विटी फिर से रेज करना चाहे, वो अलग अलग तरीके हैं कि वो क्या डिजोल्व करेगी, डाइल्यूट करेगी, नहीं करेगी, उन चीज़ों में मत जाओ। बट बात यह है कि पहले आईपीओ इश्यू होगा, फिर एफपीओ इश्यू होगा। दूसरी बार अगर वो मार्केट से इक्विटी रेज करना चाह रही तो एफपीओ के थ्रू होगी। अडानी ये काम कर रहा था, एफपीओ इश्यू कर रहा था, आईपीओ तो ऑलरेडी मार्केट में थे। तो रिटेल इन्वेस्टर ने ना सिर्फ 5.4% ने सब्सक्राइब किया। जनरली जो कोई भी आईपीओ निकलता है, 40 से 50% इजीली ये डेटा अचीव हो जाता है। और इसको 62% नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, ये डेफिनेशन पढ़ लेना, अलग अलग टाइप के इन्वेस्टर होते हैं, बैंकिंग में पढ़े होंगे आपने। और क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, इन्होंने 32% सब्सक्राइब किया। ये इसके 100% की ब्रेकअप था जो कि एफपीओ इश्यू किया था। अब हुआ क्या, ये न्यूज आने के बाद किसी ने किसी को तो रेस्क्यू के लिए आना था। अबू धाबी की आईएचसी है, इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनी, जो कि वहाँ रॉयल्स की कंपनी है। रॉयल्स मतलब जो आज भी वहाँ मोनार्की, किंग क्वीन का कॉन्सेप्ट चल रहा है। उन्होंने 3200 करोड़ के करीब डाले, तब जाके इनका जो 10,000 का जो क्यूआईआई का टारगेट था वो कंप्लीट हुआ था। बट स्टिल, क्योंकि देखिए मार्केट में मान लो शेयर का प्राइस 3,000 है, आपने एफपीओ इश्यू किया था, मतलब कि 3500 का बिक जाएगा। अब जब करंट शेयर 3,000 का मिल रहा है, तो एफपीओ में 3500 का कौन लेगा? तो ये मेन रीजन था कि जिसकी वजह से एफपीओ को वापस लेना पड़ा। हालांकि अडानी इज अ बिग ग्रुप, वो क्यूआईआई के थ्रू करवा सकता था, बट उन्होंने नहीं करवाया, जो भी रीजन है उसके अंदर नहीं जाते, और अडानी ने एफपीओ को विड्रॉ कर लिया। ये इंडिया का सबसे बड़ा एफपीओ होना था। अब बात करते हैं एलिगेशन की, जो मेन कहानी है इसकी, क्या क्या आरोप उन्होंने लगाए हैं जिसकी वजह से ये सारा प्राइसेस गिर रहे हैं, लोगों का पैसे का नुकसान हो रहा है, अडानी का शेयर का नुकसान हो रहा है, जो आदमी 3rd नंबर पे था वो 22वें नंबर पे पहुंच गया है। क्या ऐसे एलिगेशन लगा दिए उसने कि जिसकी वजह से पूरी मार्केट हिल गई है? तो चलिए बात करते हैं उन्हीं एलिगेशन की। सबसे पहले इन्होंने कहा है कि अडानी ग्रुप ने स्टॉक्स का मैनिपुलेशन किया है, जो कि मतलब इंडियन लॉज के अकॉर्डिंग भी गलत है और यूएस लॉज के अकॉर्डिंग भी गलत है, हर किसी कंट्री में ही गलत है वो तो। अब उसको देने के लिए कई सारे एग्जाम्पल देते हैं इन्होंने ना, न्यूमरस एग्जाम्पल दिए हैं। अगर पूरी रिपोर्ट पढ़ने लग जाओगे ना, तो कम से कम इन्होंने ज्यादा नहीं तो 100 के करीब तो इन्होंने एग्जाम्पल दिए हैं। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, हमें नहीं जाना उनमें। हम दो चार मोटा मोटी ऊपर से पकड़ेंगे, जिनसे ये समझ में आ जाए कि बात कहना क्या चाह रहे हैं। ये कह रहे हैं जी, मार्च 2020 में अडानी एंटरप्राइज की एक शेयर की वैल्यू थी 130 रुपए, और नवंबर 2022 में इसके एक शेयर की प्राइस होगी 4,019 रुपये, मतलब कि लगभग 30 गुना। परसेंटेज निकाल लो, 30 गुना। परसेंटेज नहीं, आप लोग मैथ ज़्यादा अच्छे से समझ रहे हो। 2 साल में कोरोना भी था, मार्केट भी डाउन थी, सेमीकंडक्टर की भी शॉर्टेज थी, चाइना के साथ ट्रेड भी हैम्पर हो रही थी। जब सब कुछ खराब चल रहा था, इस अडानी ग्रुप की परफॉर्मेंस एवरेज ही थी। ऐसा भी कुछ नहीं था कि भाई इसने कुछ, मान लो कि कोई वैक्सीन ही बना ली और पूरे वर्ल्ड में फैला दी और इनका प्रोडक्ट इतना ज़्यादा फैल गया
और बाकी किसी का प्रोडक्ट चल ही नहीं रहा था, कि भाई इनका ये जस्टिफाइड है कि भाई इतनी ग्रोथ हुई थी एक्चुअल में, वो नहीं हुई। तो इसका मतलब है कि ये क्या हुआ कि 30 गुना बढ़ गए। जस्टिफाई दो, इस जस्टिफाई ग्रोथ। 330x इज अ बिग थिंग। स्पेसिफिकली जब आप कॉर्पोरेट का साइज बड़ा हो जाता है तो मल्टीप्लाई करना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। तो वो पूछ रहे हैं कैसे हो गया ये। अब आप कहोगे जी डिमांड सप्लाई का खेल है। हाँ बिल्कुल, डिमांड सप्लाई का खेल होता है ये सारे का सारा। शेयर मार्केट का खेल जो है वो डिमांड सप्लाई का है, मगर वो दो तरीके से होती है। या तो आपका प्रोडक्ट इतना जबरदस्त है कि आपने जेन्युइन डिमांड क्रिएट कर दी, जैसे कि एप्पल की वैल्यू होती है, नया प्रोडक्ट आता है मार्केट में, आते ही लोग ना सिर पे उठा लेते हैं उस प्रोडक्ट को, और वो एक्स की ग्रोथ पे ये चलती है। जैसे कंपनी, मान लो किसी कंपनी ने वैक्सीन डेवलप की होती है और दुनिया में किसी के पास नहीं है, डिमांड इतनी ज्यादा होगी, सप्लाई कम है, प्राइसेस बढ़ जाएंगे उस चीज के। बट अडानी ने ऐसा कोई रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट नहीं लेके आए, वो बिजनेस को अच्छा कर रहे हैं, अच्छे अच्छे डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं, डिफरेंट सेक्टर में जा रहे हैं, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ कि 30x ग्रोथ को जस्टिफाई कर सको। तो उसके पीछे वो कहते हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये वो कह रहे हैं कि मैनिपुलेशन हुआ है जिसके पीछे। अब मैनिपुलेशन क्या चीज होती है जी? मैनिपुलेशन होता है कि चलो डिमांड जेन्युइनली नहीं हुई, एक आर्टिफिशियल डिमांड क्रिएट कर लेते हैं। याद हो आपको, होर्डिंग का कॉन्सेप्ट होता है। अगर मान लो मार्केट के अंदर 100 किलो प्याज है और मैं उनमें से 80 किलो दबा के बैठ गया हूं, तो जो जहां पे 100 किलो जाने थे उसके बजाय 80 मेरे पास है। अब मार्केट में हाहाकार मच जाएगा जी, प्याज चाहिए प्याज चाहिए। अब मेरे पास प्याज है, जो मेरा मन करेगा वो मैं प्राइस दूंगा इसका, जो करेगा वो प्राइस मांगूंगा उसका। तो आर्टिफिशियल डिमांड मैंने क्रिएट कर दी है। ठीक है, कैसे हो गई ये? सेबी क्या कर रहा है? 100% कंट्रोल जिस भी कंपनी का, अपने वही वो वाली बात है कि 100 किलो प्याज के ऊपर मेरा ही कंट्रोल है। 100% कंट्रोल अगर किसी भी लिस्टेड कंपनी के पास उसके शेयर्स का चला जाता है, चल मतलब अगर जा सकता है, तो वो स्टॉक के अंदर मैनिपुलेशन कर सकती है। क्यों करेगी? लोग कहेंगे जी शेयर मार्केट से तो उनका फायदा हो रहा है, कंपनी को थोड़ा ना कोई फायदा हो रहा है। मैं बताऊंगा कैसे फायदा हो रहा है कंपनी को। अगर 100% कंट्रोल कंपनी का चला गया उसके शेयर के ऊपर, तो वो स्टॉक मैनिपुलेशन कर सकती है। अब इसके लिए सेबी एक गाइडलाइन लेके आ रखा है ऑलरेडी। सेबी समझदार आदमी है, उसने कहा जी 75% शेयर की एक मैंने सीलिंग लगा रखी है, इससे ऊपर अपने शेयर कोई नहीं रखेगा। इसका मतलब 25% पब्लिक के पास है। पब्लिक के पास है तो आप उसको मैनिपुलेट नहीं कर सकते। आप ऐसे तो नहीं कह सकते पूरे इंडिया के जितने इन्वेस्टर हैं, जो चाहे 2,000 कमाता है या 2 लाख कमाता है महीने के, आप हर किसी को जाके अपने अकॉर्डिंग मैनिपुलेट कर लोगे, वो पॉसिबल नहीं है। तो सेबी ने रूल निकाल दिया कि भाई फेयर है, कोई दिक्कत नहीं है। जनरली जो कंपनीज होती हैं 40 से 50% तक शेयर होल्डिंग अपनी रखती हैं, क्योंकि 75% की कैप है। बट अडानी के केस में क्या है, लगभग अगर राउंड फिगर में देखोगे तो 75% जो शेयर है अडानी के पास, खुद के पास है। कुछ गलत नहीं है, विद इन लॉज है, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है इस बचे हुए 25% की। एज पर दिस रिपोर्ट, अडानी ने शेल कंपनीज क्रिएट करी। शेल कंपनीज क्या होती हैं, अगले पेज पे जाएंगे, डेफिनेशन यहीं पे है। शेल कंपनीज क्रिएट करी जो कि 25% शेयर को इसके को होल्ड करे बैठी हैं। और वो शेल कंपनीज ना, अब 25% वहां से आ गया, 75% यहां से आ गया, टोटल 100% आपके पास है। अब डिमांड और सप्लाई अब आप अपने हिसाब से खेलोगे। तो इस रिपोर्ट का कहना है कि 100% कंट्रोल लेने के बाद अडानी ग्रुप जो है वो शेयर में मैनिपुलेशन कर रहा है, डिमांड सप्लाई का गेम खेल रहा है। ठीक है, अब ये शेल कंपनीज कहाँ से आ गई, इसकी एक डेफिनेशन बता देता हूँ। अ शेल कॉर्पोरेशन, ये भी विकिपीडिया से उठाई है। अ शेल कॉर्पोरेशन इज अ कंपनी और कॉर्पोरेशन दैट एग्जिस्ट्स ओनली ऑन पेपर। पनामा पेपर्स में भी यही चीजें निकल के आई थी, इंडिया के भी कई लोगों का नाम आया था। वो सिर्फ कागजों में है वो कंपनियां। इट हैज नो ऑफिस, नो एम्प्लॉय, बट मे हैव अ बैंक अकाउंट। भाई ये बाकी चीज होना हो, उसका बैंक अकाउंट जरूर होगा। और मे होल्ड पैसिव इन्वेस्टमेंट। पैसिव इन्वेस्टमेंट क्या है? मान लो ए सोर्स से पैसा आया है बी शेल कंपनी में, ये हो सकता है ऑथेंटिक सोर्स हो, ये पैसे को पाइल अप करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे, और किसी टाइम पे इसका जो मन करेगा, जो शेल कंपनी के ओनर का, वहां इस पैसे को डाइवर्ट कर देंगे। डाइवर्जन ऑफ फंड्स भी हो सकता है। और बी द रजिस्टर्ड, एक मिनट कहाँ गए, और मे होल्ड पैसिव इन्वेस्टमेंट, और बी द रजिस्टर्ड ओनर ऑफ एसेट सच एज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और शिप। मतलब किसी भी तरह की प्रॉपर्टी को ये होल्ड कर सकते हैं और किसी टाइम पे उसको यूज किया जा सकता है। शेल कंपनी का ये काम होता है। ये जो रिपोर्ट है वो एलिज कर रही है कि अडानी ने मॉरिशियस में, यूएई में और कैरिबियन आइलैंड के अंदर बहुत सारी शेल कंपनीज खोल रखी थी, जिनके थ्रू ये स्टॉक मैनिपुलेशन करते थे। उसके बाद
अगली चीज ये कहते हैं कि जी एसबीआई और एलआईसी ने इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करी है, और इस इन्वेस्टमेंट की वजह से डिमांड और ज्यादा पुटअप हो गई है। और जब कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन किसी में फंडिंग करती है, और ज्यादा उसके शेयर की वैल्यू बढ़ेगी और लोगों को लगेगा कि ये तो सही है, एसबीआई पागल थोड़े है जो इसमें पैसा लगा रहा है, एलआईसी पागल थोड़े है। वो डिमांड पब्लिक में भी जाएगी, पब्लिक में जाएगी, पब्लिक और पैसा लगाएगी, रैंकिंग बढ़ेगी, रैंकिंग बढ़ेगी तो आपकी नेट वर्थ बढ़ेगी। नेट वर्थ कैसे बढ़ेगी, एक बार के लिए मैं मान लेता हूँ। मान लो ये कोई एक कंपनी है, इसको मैं ओन करता हूँ, इसका 5% हिस्सा मान लो आप लोग 5 लाख रुपए में ले लेते हो, तो मेरी कंपनी की वैल्यूएशन क्या होगी? 100% कंपनी की वैल्यू क्या हो गई? 1 करोड़। भाई 5 लाख 5% के बराबर है, तो 100% किसके बराबर है? मतलब 1 करोड़ के बराबर। तो इस तरह से वैल्यूएशन होती रहती है, और इस तरह से ही ये माना जाता है कि भाई कौन सी कंपनी की वैल्यू कितनी है, कि कितनी फंडिंग उसने कितने परसेंटेज पे उठाई है। शार्क टैंक इंडिया अगर देख रहे हो तो ज्यादा बेहतर तरीके से इसको समझ पाओगे। देखना है कि नहीं देखना वो आपका काम है। अब बात करते हैं अगली एलिगेशन क्या है। ये कहते हैं जी इन्होंने जो लोन उठाए हैं ना अडानी ग्रुप ने, ये अपने इन्फ्लेटेड प्राइस पे उठाए हैं, बैंक के इन्फ्लेटेड पे नहीं। अपना शेयर प्राइस दिखाया कि भाई मेरा तो 4,000 रुपए का शेयर प्राइस है, और इसके अकॉर्डिंग मेरी ये इतनी नेटवर्थ है, ये मेरी आप इसको मोर्टगेज कर लो इतने शेयर को, और इतना लोन दे दो मुझे। भाई मान लो 25 रुपए की सिक्योरिटी के ऊपर 100 रुपए का लोन मिल रहा है, तो अगर मैं अपने शेयर्स का इन्फ्लेटेड प्राइस इनका मान लो 250 रुपए कर देता हूँ, तो कितने का हो गया? अब मैं 1,000 रुपए उठा पाऊंगा। तो इस तरह से करके इन्होंने इन्फ्लेटेड प्राइस पे लोन उठाए हैं। ठीक है, ये वही बात कही गई है, लोन ऑन हाई वैल्यूएशन करके आपने लोन उठाए हैं। लोन कितना है अडानी के ऊपर? 2 लाख करोड़ रुपए का लोन है। अगर इस पे एक नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट जो लोन का होता है उतना अगर लगा दें, तो अडानी की सारी अर्निंग के बराबर से बहुत ज्यादा बैठता है। तो मतलब ये क्वेश्चनेबल उन्होंने किया है। उसके बाद उन्होंने एक टर्म यूज किया जी, करंट रेशियो जो है अडानी ग्रुप का, वो बहुत वीक है। करंट रेशियो, करंट रेशियो क्या होता है? करंट जो कंपनी के असेट हैं और करंट जो कंपनी की लायबिलिटी है, वो एक से अगर कम चली जाती है तो बोला जाता है करंट रेशियो काफी वीक है आपकी कंपनी का। इसका मतलब क्या है कि जितने के आपके पास असेट हैं उससे ज्यादा की आपके पास लायबिलिटी है। मतलब कि जितनी आपने पैसे लेने हैं लोगों से, देने उससे ज्यादा है। इसका मतलब क्या है? कंपनी बहुत ही वल्नरेबल पोजीशन में है। कल को अगर मान लो कोई कंपनी इसमें से बैकआउट कर जाती है, इन्वेस्टर बैकआउट कर सकता है, बैंक बैकआउट कर जाता है, तो कंपनी बहुत ही फ्रेजाइल नेचर की हो जाएगी। और हिंडनबर्ग के अकॉर्डिंग अडानी की 5 कंपनियां ऐसी हैं जिनका रेशियो 1 से कम है, और एक कंपनी का तो 0.20 है। तो मतलब समझ सकते हो, एज पर रिपोर्ट ये काफी वीक पोजीशन दिखाई गई है। ये एक पॉइंट रेज किया है। उसके बाद उन्होंने एलिगेशन लगाया है जी कि ये डेट फ्यूल्ड ग्रोथ है। एक होता है कि मान लो मैंने एक आईफोन बना दिया, अभी आईफोन इतना पॉपुलर हो गया है कि इसकी डिमांड बढ़ गई है। अब डिमांड बढ़ गई, मैंने फीचर ऐड ऑन कर दिया, अगला प्रोडक्ट और जबरदस्त बना दिया, इसकी और डिमांड हो गई, अगला प्रोडक्ट और जबरदस्त बना दिया, इसकी और। ये होती है कि आपने आपकी प्रोडक्ट की वजह से आपका ना डिमांड बढ़ती जा रही है और आपका बिजनेस बढ़ता जा रहा है, ग्रोथ बढ़ती जा रही है, एक्सपेंशन बढ़ती जा रही है। बट ये बोल रहे हैं कि जी अडानी की जो ग्रोथ है ना, द एक्सपेंशन एट द कॉस्ट ऑफ लोन्स एंड नॉट बिजनेसेस, ये लोन की कीमत पे है, बिजनेस की कीमत पे नहीं हो रहा है ये काम। लोन लेते जा रहे हैं और ज्यादा पैसा पंप करते जा रहे हैं और एसेट एक्वायर करते जा रहे हैं, और उनके बिजनेसेस के दम पे आप अपनी ग्रोथ दिखा रहे हो, जबकि वो तो सारा लोन के ऊपर है। कल को जब रीपे करने की बात आएगी तो हु विल पे इट? मतलब हाउ यू विल पे इट? या तो इन लोन को आप आगे से आगे रिफाइनेंस करवाते रहना, नहीं तो आप कैसे पे करोगे इसको? लोन मोर देन वैल्यूएशन, आपकी कंपनी की वैल्यूएशन जितनी नहीं है उससे ज्यादा की आपने लोन उठा रखे हैं। इंटरडिपेंडेंट, वो बोल रहे हैं कि जितनी कंपनीज हैं अडानी की, एक ए जो है वो बी से कनेक्टेड है, बी जो है वो सी से कनेक्टेड है, सी डी से कनेक्टेड है, डी वापस ए से कनेक्टेड है। एक का अगर कोलैप्स हुआ तो सारी कोलैप्स कर जाएंगी, डोमिनोज इफेक्ट आएगा इनके ऊपर, रिपोर्ट का मानना है। उसके बाद जी इनके ऊपर एलिगेशन है, अगला एलिगेशन है कि ये शेल कंपनीज के थ्रू काम कर रहे हैं, और शेल कंपनीज ना वो इनकी फैमिली रन कर रही है। कहाँ से रन कर रही है? मॉरिशियस से रन कर रही है, यूएई से रन कर रही है, और कैरिबियन आइलैंड से रन कर रही है। यहाँ की कॉर्पोरेट डायरेक्टरी, यहाँ की कॉर्पोरेट डायरेक्टरी और यहाँ की कॉर्पोरेट डायरेक्टरी इस हिंडनबर्ग ने ना पूरी छान मारी है, और सारे के प्रूफ इन्होंने दिए हैं कि ये कंपनीज हैं। इनका देखिए इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो देखिए, ये कंपनी ना जमीन पे है, ना एम्प्लॉइज है, ना कोई एड्रेस है, बट इनकी 90% से जब भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट सिर्फ एनडी इसमें अडानी ग्रुप में लगी हुई है। और एनडीटीवी को भी जब बाय किया गया था तो इन्वेस्टमेंट उन्हीं कंपनीज से आके एनडीटीवी में आके लगी थी। इन कंपनीज का ना एड्रेस है, ना एम्प्लॉइज है।
सेबी ऑलरेडी मॉरिशियस वाले एंगल को इन्वेस्टिगेट कर रहा था और उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि नो कंक्लूसिव एविडेंसेस हैव बीन फाउंड, या फिर अभी तक रिपोर्ट पूरी नहीं हुई है। बट हिंडनबर्ग ने इनको भी टोंट किया है कि भैया तुम्हारी नहीं हुई, हमारी पूरी होगी ये रिपोर्ट। अब चलते हैं जी, शेल कंपनीज का काम चलता कैसे है, क्योंकि शेल कंपनीज आ गई हैं, तो हो सकता है शेल कंपनीज के ऊपर ही क्वेश्चन आ जाए, हिंडनबर्ग साइड में रह जाए आपका। देखिए, पहली बात तो एक ये एक्सप्लेन करते हैं, ये इन्हीं की उसके बीच में एक ये एक्सप्लेन किया हुआ है रिपोर्ट के बीच में ही। अडानी फैमिली प्राइवेट ऑफशोर, ऑफशोर होता है बाहर, कंट्री के बाहर, ट्रस्ट्स एंड कंपनीज, यहाँ पे कोई पैसा आता है, कहाँ से आएगा वो बाद में बताएंगे, चलो पहले वही देख देख लेते हैं। जो भी अडानी ग्रुप है ना, अडानी ग्रुप लिस्टेड कंपनीज है, इनमें से पैसा जाता है, मनी फ्रॉम अडानी लिस्टेड कंपनीज वो चला जाता है इनके प्राइवेट ऑफशोर ट्रस्ट में, एज पर रिपोर्ट, और इन कंपनीज में चला जाता है। ये पैसा यहाँ से मूव होता है, मनी आउट ऑफ अडानी फैमिली ट्रस्ट कंपनीज इनटू मॉरिशियस फंड में। अब ये मॉरिशियस फंड में इनका चला जाता है, मॉरिशियस, यूएई, कैरिबियन आइलैंड, ये जो भी शेल एंटिटी बना रखी हैं यहाँ पे। अब इनके पास पैसा पहुंच गया, अब ये पैसे को इन्वेस्ट करती हैं वापिस अडानी ग्रुप में। इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग, ट्रेडिंग जो स्टॉक मैनिपुलेशन का इनके ऊपर आरोप लग रहा है, इन अडानी ग्रुप स्टॉक्स, यानी कि 25% यहाँ से कर दिया, 75% इनके पास था ही। तो ये इनका एलिगेशन है कि ये जो जो पूरे का पूरा ना 100% ये खुद खेल रहे हैं, और इनके ऊपर आरोप लगाया है विनोद अडानी का, इनका ये फैमिली मेंबर है, सेटलर एंड डायरेक्टर ऑफ मैनी ऑफशोर एंटिटीज। ठीक है, अब चलते हैं जी, शेल कंपनी हमें समझ में आ गई। बट अभी रिसेंट डेवलपमेंट क्या हुई है इस इश्यू के ऊपर? एक तो अभी न्यूज़ आज चल रही है कि कोई लॉयर को इन्होंने अपॉइंट किया है, या कोई जो लॉ फर्म है उसको लेके आ रही है अडानी। अभी तक कंफर्म नहीं हुआ, इसलिए मैंने उसका नाम डाला नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने सेबी का रिस्पॉन्स पूछा है कि भैया हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट के ऊपर अपनी जो है फाइंडिंग बताओ मुझे, ये क्या सही है, गलत है, नहीं है, क्यों नहीं है, क्यों है, और ये कैसे हो गया, मतलब पूरी की पूरी रिपोर्ट बना के मुझे दो। सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो ये काम कर सकती है इन पब्लिक इंटरेस्ट। ये एसएससी का टॉपिक आ जाएगा बीच में। अच्छा, उसके बाद नो लीगल एंड ऑफिशियल रिप्लाई ऑफ सेबी, अभी तक आया नहीं है कुछ भी। ऐसे पॉइंट आ रहे हैं, सेबी के ऑफिशियल्स ऐसे कह रहे हैं, नो, देर इज नो लीगल एंड ऑफिशियल रिप्लाई एज ऑफ नाउ। पार्लियामेंट में अभी चल रहा है, डिमांड चल रही है कि जी पार्लियामेंट में एक कमेटी बनाओ जिसके अंदर सभी पार्टीज के, या जो भी एक फॉर्मेट होगा कमेटी का, वो बैठेगा, वो फाइंडिंग निकालेगा, रिपोर्ट पार्लियामेंट में प्रेजेंट होगी, क्योंकि लोगों का पैसा लगा हुआ है, और खास करके एसबीआई एलआईसी के थ्रू, और डायरेक्ट भी लोगों का पैसा लगा हुआ है, लॉस तो इनका भी हुआ है। तो ये सारों का जवाबदेही किसकी है? पार्लियामेंट में बैठे लोगों की। वो कमेटी बनवा रहे हैं अब, और वहां की फाइंडिंग जो है वो डिस्कस होगी फिर। अब बात करते हैं कि जी अडानी का क्या रिप्लाई है इसके ऊपर। अडानी ने कहा है जी इन्होंने 88 क्वेश्चन हमसे पूछे हैं, 65 का जवाब तो पब्लिक डोमेन में ऑलरेडी है और हम डिस्क्लोज कर चुके हैं। ठीक है, तो मुद्दा ही खत्म हो गया। शेल कंपनीज, इनका ना ये पब्लिक शेयर्स को, जो ये आरोप लगाया ना कि शेल कंपनीज वाला, तो अडानी ये कह रहा है कि जो ये 25% पब्लिक शेयर है ना जी, इसके ऊपर बाहर से इन्वेस्टमेंट आती है, कहाँ से इन्वेस्टमेंट आती है, क्यों आती है, उसके बारे में ना तो हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन होती है, ना कोई कंट्रोल होता है, और ना, मतलब हमारी हमारी नहीं, किसी भी कंपनी के पास इन चीजों का इंफॉर्मेशन और कंट्रोल नहीं होता है। तो इस एलिगेशन का कोई पॉइंट ही नहीं है। उनका रिप्लाई बता रहा हूं मैं आपको। उसके बाद लोन वाली कॉन्सेप्ट पे कि जी इन्होंने शेयर के बदले में लोन ले लिया, उस पे इनका रिप्लाई कि लोन ऑन शेयर इज कॉमन प्रैक्टिस वर्ल्ड वाइड। ये बात सच भी, इसमें कोई दो राय नहीं है, पर वो एलिगेशन लगा रहे हैं इन्फ्लेटेड प्राइस का। साथ में उन्होंने थ्रेट दी है कि जी हम केस कर देंगे। केस का रिप्लाई किया हिंडनबर्ग ने, जी कर लो, उससे हमारे लिए और ज्यादा आसान हो जाएगा आपको एक्सपोज कर पाना। उसके बाद सबसे जो जरूरी चीज है ना, वो ये टाइमिंग है बॉस। 48 घंटे पहले जो है रिपोर्ट आई है। देखो हिंडनबर्ग का कॉन्सेप्ट क्लियर है, वो तो जी बिजनेस एंटिटी है, वो टाइमिंग का ही तो खेल खेल रहे हैं। शॉर्ट सेलिंग तभी चलेगी जब वो एग्जैक्ट टाइमिंग पे अपना वो काम करेंगी। बट इसको कनेक्ट किया जा रहा है कहीं ना कहीं G20 समिट की वजह से भी। सितंबर में हमारे यहाँ G20 समिट हो रही है, तो अपने कंट्री को टारगेट किया जा रहा है, ये ऐसा कहा जा रहा है, अडानी ग्रुप भी कह रहा है और बाकी जगह से भी ये चीजें हो रही हैं। इंडिया की इमेज को हैम्पर करने की कोशिश की जा रही है, लोअर डाउन करने की कोशिश की जा रही है, एंड इट इज एन अटैक ऑन इंडिया, ये भी कहा जा रहा है।
अब ये ना आपकी डिस्क्रिप्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि इनमें से आप क्या चूज करते हो और आपको क्या सॉल्यूशन सही लगता है। तो जी ये था टोटल मुद्दा अडानी और हिंडनबर्ग का। इससे ज्यादा डिटेल में जाने की आपको कोई जरूरत नहीं है। इससे डीप में कोई क्वेश्चन आता है, सॉरी बोल दो सर कि मैंने इतना ही पढ़ा था, मेरे को इससे आगे की समझ नहीं आई, या मुझे मतलब मैं नहीं टाइम निकाल पाया उसको पढ़ने का। और दोस्तों आपके इंटरव्यू चल रहे हैं, इंटरव्यू एक्सपीरियंस में डाले जा रहा हूँ, जितनी मेरे पास एक्सपीरियंस ही जा रहे हैं एक एक करके सबके एक्सपीरियंस डाल रहा हूँ। और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है, जैसे ही आपका इंटरव्यू हो जाए अपना एक्सपीरियंस मुझे इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे शेयर कर दो। लिंक हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अभी अवेलेबल है। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।